नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों। आज 12वीं क्लास के बच्चों के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है 1857 का विद्रोह या क्रांति, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं वैसे छात्रों को भी यह वीडियो देखने की सलाह दूंगा जो किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या वैसे बच्चे जो स्नातक स्तर के ही बच्चे हैं, वे भी इस वीडियो को ध्यान से सुनें एवं इसको अनुसरण करना सुनिश्चित करें। भारतीय इतिहास में और ख़ास करके आधुनिक भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह, इस पर बहुत सारी किताबें, बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर के नोट्स, शोध हो चुका हुआ है और यह टॉपिक निसंदेह प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इनसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं और यह भारतीय इतिहास का मैं यूँ कहूँ कि सबसे रोचक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसने भारतीय इतिहास की दशा और दिशा को बदलने का काम किया। सबसे पहले 1857 की क्रांति थी या विद्रोह था, ये जानना आवश्यक है कि क्रांति और विद्रोह में अंतर क्या है। क्रांति किसे कहते हैं, विद्रोह किसे कहते हैं, और इन चीज़ों को स्पष्ट करने के बाद स्वयं विद्यार्थी इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि 1857 की क्रांति थी या विद्रोह था। तो मैं अपने छात्रों को यह बताना चाहता हूं, यह कहना चाहता हूं कि विद्रोह और क्रांति की जो मूल तत्व हैं उसको ध्यान से सुनें और फिर अंतर करें कि यह विद्रोह है या क्रांति। सबसे पहले हम विद्रोह की चर्चा करते हैं। विद्रोह क्या है? जो ज़्यादातर अंग्रेजी इतिहासकार ने इसे सैनिक विद्रोह, सैनिक विरोध, सैनिक षड्यंत्र इसकी संज्ञा दी है। तो विद्रोह जानना जरूरी है। विद्रोह कम क्षेत्र में कुछ एक लोगों के द्वारा तात्कालिक कारणों को लेकर के किया गया हिंसात्मक विरोध विद्रोह कहलाता है। विद्रोह, इसका प्रभाव कम समय तक होता है। पुनः मैं दोहराता हूँ कि विद्रोह सीमित क्षेत्रों में कुछ एक समुदायों, कुछ एक वर्ग के द्वारा किसी तात्कालिक मुद्दे को केंद्र में रख करके हिंसात्मक तरीकों से किया गया विरोध विद्रोह कहलाता है। इसमें रक्तपात होती है, इसमें व्यक्ति जिसको दोषी माना जाता है उसकी समाप्ति की बात की जाती है, उसके खात्मे की बात की जाती है और इसका प्रभाव भी कम समय तक रहता है। अब हम क्रांति को थोड़ा समझें। क्रांति, रेवोल्यूशन, इट इज़ ए स्लो प्रोसेस। यह एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें अधिकांश क्षेत्र, ज़्यादातर क्षेत्र कवर होते हैं। ज़्यादातर क्षेत्र में इसका फैलाव होता है। बहुत सारे कारणों को लेकर के लंबे समयों से चला आ रहा विरोध क्रांति कहलाता है। क्रांति में जो लक्ष्य होता है
द मेन एम इज टू चेंज द सिस्टम, नॉट टू चेंज द पर्सन। इसमें सिस्टम को बदलने की बात होती है, सिस्टम में सुधार करने की बात होती है, और यह अहिंसात्मक तरीकों से, बिना रक्तपात के, बिना किसी का कत्लेआम किए हुए की जाती है, और इसका प्रभाव लंबे समयों तक समाज में होता है। एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं। अब तो खैर एनसीटी का नॉर्म्स आ गया है, और अच्छा ही है कि बच्चों पर किसी तरह से दंडात्मक कार्रवाई नहीं करनी है, मारना, बच्चे को मारना पीटना नहीं है। लेकिन हम लोगों के समय में ऐसा होता था, जिसकी हम चर्चा भी करना चाहेंगे, कि 2 छात्र हैं क्लास में। एक छात्र बहुत शैतान है और एक छात्र नॉर्मल है। क्लास में शोर कर रहा था। शिक्षक ने दोनों छात्रों को बुलाया। क्यों उदंडता कर रहे थे, क्यों बदमाशी कर रहे थे, और दोनों छात्रों को जोरदार एक जोरदार चाटा उनके गालों पर जरा कि आइंदा तुमको बदमाशी नहीं करनी है, शैतानी नहीं करनी है। दोनों छात्र पुनः अपने सीट पर जाकर के बैठ गया। उसका चेहरा एकदम गोरा था। शिक्षक का हाथ पड़ा उस पर, गाल उसका लाल हो गया बच्चे का। कुछ देर के बाद स्याह हुआ, फिर धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। बच्चा शांत था। दोनों बच्चे में सेम चीज़ थी। कुछ देर के बाद जब घंटी समाप्त हुई तो उसमें से एक बच्चा पुनः शैतानी करने लगा, बदमाशी करने लगा, और एक बच्चा ने यह सोचा, देखिए हमारे शिक्षक ने इस गलती के लिए मुझे आज मेरी पिटाई की है, भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृत्ति हम नहीं करेंगे। और वह ताउम्र जब तक विद्यालय में रहा दूसरे बच्चे ने बदमाशी नहीं की। तो मेरे कहने का यहाँ मतलब है कि एक बच्चे पर प्रभाव उतना ही देर रहा जितना देर दर्द था उसको, जितने देर सर थे क्लास में। तो ये है विद्रोह। और क्रांति कि वह बच्चे ने यह समझ लिया कि मेरी गलती क्या है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है, तो इसका प्रभाव लंबे समयों तक रहा। तो यह है क्रांति। पुनः मैं कहना चाहता हूँ कि विद्रोह ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, इफ़ेक्ट इसका कम समयों तक रहता है। इसमें हिंसात्मक विधि, हिंसा के द्वारा समाप्त करने की बात होती है, व्यक्ति को समाप्त करने की बात होती है, जो दोषी होते हैं उसको। लेकिन क्रांति में लंबे समयों से बहुत सारे लोगों को शामिल करके, बहुत सारे क्षेत्र में इसका फैलाव करके, और लंबे समयों तक इसका प्रभाव रहता है। तो क्रांति और विद्रोह की जो मूल डिफरेंसेस हैं वह अभी हमने स्पष्ट किया है। अब 1857 की क्रांति का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है, इस समझना जरूरी है। प्लासी के युद्ध के ठीक 100 वर्षों के बाद पुनः एक क्रांति, पुनः एक विद्रोह भारत में होता है। ऐसा नहीं है कि 1857 में ही इस क्रांति की शुरुआत हुई। इससे पूर्व भी 1804 के बाद से हम देखते हैं भारत में विभिन्न क्षेत्रों में संथाल का विद्रोह, मोपला का विद्रोह, बहुत सारे क्षेत्रों में जमींदारों का विद्रोह, किसानों का विद्रोह, छोटे छोटे विद्रोह होते रहे हैं। और इसी को हम व्यापक रूप में 1857 में हम पाते हैं कि एक
संगठित स्तर पर, संगठित रूप में 1857 में अंग्रेज़ों की नीतियों का विरोध होना शुरू हुआ। अब हम आए कि इसका जो क्षेत्र था, कौन से क्षेत्र थे जहाँ पर इसका प्रसार था। आखिर अंग्रेज़ों की ऐसी कौन सी नीतियाँ थी जिस नीतियों का विरोध किया जा रहा था। हम 1857 के विरोध की बात करते हैं तो इसमें जो क्षेत्र है, आप देखें दिल्ली, मेरठ, ग्वालियर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, बक्सर, आरा, ये जो क्षेत्र थे, नागपुर, सतारा, अवध का जो क्षेत्र था, महाराष्ट्र के जो क्षेत्र थे, ये सब क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन अधिकांश क्षेत्र जैसे बंगाल, बिहार, पंजाब, दक्षिण के राज्य, इन सब क्षेत्रों में 1857 के विद्रोह की कहीं कोई बात ही नहीं थी। इसीलिए इसका जो क्षेत्र था वह सीमित क्षेत्र था। ऐसे हम अगर रेलवे ट्रैक को अगर हम जानते हैं, रेलवे ट्रैक का भी अगर हम लेकर के देखते हैं तो आप देख लीजिए, मेरठ, फिर हम ग्वालियर, ग्वालियर से फिर झांसी, झांसी से कानपुर, लखनऊ, फिर इधर से अगर हम चले जाते हैं आपको ये बक्सर, ठीक है, बक्सर होते हुए आरा, ठीक है, ये क्षेत्र बिहार का ये रीजन हो गया, आरा, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पर आते हैं तो कानपुर, ठीक है, लखनऊ, ठीक है, यहाँ झांसी, ठीक है, ये सारे जो क्षेत्र हैं रेलवे ट्रैक का है। इधर मेरठ अगर हम चले जाते हैं दिल्ली, तो अगर हम रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन से भी अगर वो क्षेत्र को अगर हम ये करते हैं तो ये सारा क्षेत्र जो केंद्र है आपका, ये झांसी हो गया, फिर ये कानपुर हो गया, ये लखनऊ हो गया, ये सारे क्षेत्र थे। अब है कि अंग्रेज़ों की नीतियाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, विलय का सिद्धांत। अंग्रेज़ों की जो नीति थी, उस नीति में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि किसी राजा का अगर पुत्र नहीं है तो दत्तक पुत्र लेने की मनाही, और जब तक वो जीवित हैं तब तक वो उनके क्षेत्र में रहेगा, उनके अधिकार में रहेगा, और उनके मृत्यु के उपरांत वह स्वतः अंग्रेज़ों के राज में विलय हो जाएगा। फिर जो पेंशनर थे उनको, उनके जो दत्तक थे उनको पेंशन पर सीमित कर दिया गया। झांसी की रानी ने 2 बार डलहौजी के निकट में इस बात को रखा कि आप मेरे राज्य का विलय ना करें। फिर नाना साहब ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, तो ये जो मुख्य थे, वीर कुंवर सिंह ने आरा में, जगदीशपुर में, तो ये सब जमींदार थे और अंग्रेज़ की नीतियों के कारण इनके राज्य का विलय सुनिश्चित हो रहा था। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। फिर कारणों पर हम बाद में नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कारणों पर जाएंगे बृहत, लेकिन हम यह देखते हैं कि जमींदार भी विरोध कर रहे थे, किसान वर्ग भी विरोध में आ गए थे। अब किसान कैसे विरोध में आ गए थे? क्योंकि ज़्यादातर जो सैनिक थे वे सैनिक किसान भी थे, और
यह था कि सैनिकों को देश के बाहर भेजा जाता था, समुद्र के माध्यम से बर्मा में जाना था। सैनिकों ने मना कर दिया कि हम समुद्र पार नहीं जाएंगे। खैर बाद में उनको रास्ते के माध्यम से भेजा गया। सैनिकों में ऐसी मान्यता थी कि समुद्र पार जाने पर उनका जो धर्म है, उनकी जो मान्यताएं हैं, वह मान्यताएं नष्ट हो रही है। और ये सैनिक जब अपने गाँव में आते थे तो किसान के रूप में जब यह कार्य करते थे, किसान के रूप में इनका पारिवारिक जो जीवन था, वहाँ भी इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि अंग्रेज़ों की नीतियाँ ऐसी थी जो किसान और ज़मींदार दोनों अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन पर टैक्स इस तरह से बांध दिया गया था और उन पर खेती करने की भी इस आज़ादी पूर्णतः नहीं थी। इस कारण से भी वे उनके अंदर में विरोध पनप रहा था। ये सभी इसके कारण हैं। लेकिन इसके मूल में जब हम जाएंगे, जब हम कारणों की विस्तृत व्याख्या करेंगे, तो इसके सैनिक कारण भी हैं। सैनिक कारण में हम स्पष्ट है कि जहां भारतीय सैनिकों को 9 रुपये मिलता था मासिक, उस समय अंग्रेजी सैनिकों को 42 रुपये मासिक मिलता था। और इन भारतीय सैनिकों का एक लिमिटेशन था कि ये इतने ही तक जा सकते हैं, इसके ऊपर इनकी पदोन्नति नहीं होगी। और अंग्रेज़ सैनिकों को पदोन्नति दी जाती थी। भारतीय सैनिकों पर विश्वास भी नहीं किया जाता था, महत्वपूर्ण कार्य इनके जिम्मे नहीं दी जाती थी। ये सभी कारण हैं। धार्मिक कारण, विभिन्न इतिहासकारों ने इसको धार्मिक कारण की भी चर्चा की है। नेक्स्ट क्लासेस में हम इस पर जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय था कि 1857 की जो क्रांति थी, उसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बीज का काम किया। चाहे झांसी, अवध, कानपुर, लखनऊ, आरा, जगदीशपुर, इन सब का मुद्दा जो भी हो, जमींदारी से संबंधित हो, किसानी से संबंधित हो, राज्य सुरक्षित करने का मुद्दा हो, लेकिन एक बात तो तय था कि इतने व्यापक पैमाने पर संगठित रूप से भारत में अंग्रेज़ों को पहली बार विरोध झेलने को मिला। यह भी था कि औद्योगिक क्रांति थी। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में मार्केट की आवश्यकता थी। 100% सामान लंदन से, इंग्लैंड से बनकर के भारत में आते थे। तो अंग्रेज़ की नीतियां भी बाज़ार को प्रसारित करने की थी। तो एक तरफ अंग्रेज़ों की नीतियां, चाहे वो सैनिक से संबंधित हो, चाहे धर्म से संबंधित हो, चाहे किसान जमींदार से संबंधित हो, राजा से संबंधित हो, जो राजघराने थे उससे संबंधित हो, लेकिन इन सब नीतियों के सार तत्व में के सार के फलस्वरूप 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। और वो टर्निंग पॉइंट था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का वह टर्निंग पॉइंट था जिसमें भारतीयों ने अब यह सोचना शुरू कर दिया कि हमारे हित, क्योंकि उस समय देश की कोई विशेष अवधारणा नहीं थी। क्योंकि जब हम लास्ट में हम जाएंगे इस टॉपिक पर, तो अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए बंगाल से, पंजाब से रेजिडेंट मंगवाए, सैनिक मंगवाए, और इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचला। लेकिन एक आस निश्चित रूप से जगी भारतीयों के बीच में, और विरोध का जो एक तरीका था, उस तरीका को अब संगठित रूप में
भारतीयों ने इसकी शुरुआत कर दी। तो निश्चित रूप से अगले टॉपिक में हम एक एक कारणों की चर्चा करेंगे, विभिन्न इतिहासकार के मतों की स्पष्ट व्याख्या करेंगे। जैसे जो अंग्रेजी इतिहासकार हैं, आउटड्रम हैं, इन लोगों ने इसे एक सैनिक विद्रोह का नाम दे करके अपने पक्ष को मजबूत करने का काम किया। उन्होंने इसको सिर्फ सैनिक तक केंद्रित रखा कि सेनाओं का एक विद्रोह है। पाश्चात्य इतिहासकारों ने इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी और अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए तरह तरह के मत प्रस्तुत किए। तो अगले क्लासेस में हम उन मतों की भी विस्तृत व्याख्या करेंगे और जो भी कारण हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं, इन कारणों की भी हम चर्चा करेंगे। और तब अंतिम वीडियो में हमारे छात्र, जो हमारे शिक्षक हैं, इस निष्कर्ष पर स्वयं पहुंचेंगे कि क्या 1857 की क्रांति थी या विद्रोह था। धन्यवाद।